कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से निकले हैं एक नई मंजिल के लिए, यहाँ से निकले हैं एक नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। इतिहास की यह 7वीं क्लास है और आप जानते हैं विशेष रूप से हम पेट एग्जाम्स या यूपी कांस्टेबल एग्जाम, आरओ एग्जाम, इन परीक्षाओं की यानी जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं इनकी हम तैयारी कर रहे हैं। 7वां क्लास आज हम देख रहे हैं और गुप्त वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्पेशली पेट की अगर बात करें तो गुप्त वंश में आपके सिलेबस में विशेष रूप से 2 शासकों के बारे में उल्लिखित किया गया है। एक तो है समुद्रगुप्त और दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो गुप्त में स्पेशली हम इन्हीं दोनों शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको गुप्त साम्राज्य पूरा पढ़ना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट है, वहां पर गुप्त साम्राज्य के सभी शासकों के बारे में मैंने एक पीडीएफ के थ्रू समझाया हुआ है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं गुप्तकाल के बारे में। और बड़े ही, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। मैं आपका बहुत कम से कम समय लूंगा और कहीं पर भी आपको इस क्लास में ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पर भी कुछ चीज़ें छूट रही हैं या कहीं ना कहीं हम जो कहानी है, एक ऑर्डर है, एक क्रम है, उससे कहीं ना कहीं हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। और इस क्लास को देखते ही आपको मोर देन 50% चीज़ें ईजिली याद हो जाएंगी। ठीक है, तो गुप्तकाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गुप्तकाल जनरली किसके बाद में आता है? जब हम कुषाण वंश पढ़ते हैं, सातवाहन वंश पढ़ते हैं, तो कुषाण वंश के पतन के बाद में एक नए वंश का उदय होता है गुप्तकाल का। या कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जो गुप्तकाल था या गुप्त वंश जो था वो कुषाण और सातवाहन वंश के खंडरों पर निर्मित हुआ था। यानी कुषाण वंश और सातवाहन वंश के पतन के बाद में एक नए साम्राज्य का उदय होता है, जिसे हम गुप्तकाल के नाम से जानते हैं। और गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी प्रश्न आता है। देखिए, मैंने यहां पर सीमित चीजें लिखी हैं, लेकिन कहानी के थ्रू इन सभी चीजों को मैं बिल्कुल कनेक्ट करते हुए आपको बताता चलूंगा चीजों को। तो गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसके साथ साथ गुप्तकाल को हिंदुत्व का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हिंदुत्व का स्वर्ण युग या फिर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्तकाल को कहा जाता है। 2 चीजें आपको यहीं से क्लियर होगी। इसके बाद में विशेष रूप से, जैसे कि मैंने कहा है, हम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इन दोनों शासकों के ऊपर आने से पहले हमको क्या जानना आवश्यक है कि जो गुप्त साम्राज्य के शासक हुए थे, संस्थापक से लेकर के कौन कौन से शासक आगे आए और उनके बारे में जो जो कह सकते हैं की पॉइंट या जो प्रमुख चीज़ें, 1-2 बातें हैं, वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहले साम्राज्य के स्थापना के बारे में जब बात आती है तो श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। श्रीगुप्त को क्या माना जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है और यह पहला शासक था जिसने सबसे पहले महाराज की उपाधि ली थी। ठीक है, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक, महाराज की उपाधि इसने धारण की। श्रीगुप्त के बाद में अगला शासक आता है घटोत्कच गुप्त। मैं जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से समझते चलिएगा। श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त। श्रीगुप्त बेशक गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या कारण है इसके पीछे? रीजन क्या है? स्थापना इसने करी थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। इसके पीछे रीजन यह है कि जो श्रीगुप्त और श्रीगुप्त के बाद में आने वाला जो शासक था घटोत्कच गुप्त, ये दोनों ही शासक पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक नहीं थे। यानी ये किसी पार्टिकुलर स्थान पर शासन तो कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी के अधीन थे या पूर्ण रूप से स्वतंत्र सत्ता इन्होंने स्थापित नहीं की थी। कहीं ना कहीं गुप्त साम्राज्य की नींव श्रीगुप्त के समय से पड़ गई थी, लेकिन श्रीगुप्त और श्रीगुप्त के बाद में आने वाले घटोत्कच गुप्त दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र शासक नहीं थे। एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना ये नहीं कर पाए थे। स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने और इसी वजह से इसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो यहां से आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा, वास्तविक संस्थापक नहीं पूछेगा आपसे पूछेगा कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, और आपको आंसर श्रीगुप्त ही लगाना है। लेकिन ये चीजें समझते हुए चलनी है आपको। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच गुप्त, दोनों ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक नहीं थे। इनके बाद में आता है चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से लेकर 335 ईस्वी
पूर्व तक, ठीक है, 319 से 335, सॉरी ईस्वी पूर्व बोल दिया मैंने, ईस्वी तक, 319 से 335 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। और इनकी डेट मैंने क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि ये जैसे कि हम पहले ही कह रहे हैं, ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, इनके शासनकाल के बारे में या इनकी कालावधि के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी कहीं पर नहीं मिलती, और ना ही ये पूछे जाते हैं। इनके शासन अवधि या इनके शासनकाल की जो समयावधि है, ड्यूरेशन है, उसके बारे में प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, तो यहाँ इस वजह से मैंने इसको नहीं लिखा है। चंद्रगुप्त प्रथम इसके बाद में आते हैं, ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और 319 में जब ये सिंहासन पर बैठे थे या इन्होंने इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, वहाँ से गुप्त संवत का प्रारंभ माना जाता है 319 ईस्वी से, ठीक है। 319 ईस्वी से ही चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में देखिए, शासकों के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको एक क्रम समझा रहा हूँ, एक हायरार्की मॉडल, एक आपको चीज़ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एक क्रम आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद में जनरली हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक शासक और आता है, रामगुप्त, जो आपको बहुत सारी किताबों में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत से विद्वान, बहुत से जो कह सकते हैं इतिहासकार इसकी ऐतिहासिकता पर सवाल उठाते हैं, कहीं ना कहीं इसमें जो है संदिग्धता नजर आती है, लेकिन इसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि रामगुप्त का क्या रोल रहा था इस सब में। तो चंद्रगुप्त प्रथम आपके वास्तविक संस्थापक हो गए, 319 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत की जो है शुरुआत कर देते हैं। इनके बाद में समुद्रगुप्त आते हैं, ठीक है, 335 से 375, और इस क्लास में हम समुद्रगुप्त के बारे में ही विशेष रूप से विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इनकी जो उपाधियां हैं, बहुत सारी उपाधियां, जैसे पराक्रमांक, श्री विक्रम, ठीक है, इनकी उपाधियां हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन इनको क्यों कहा जाता है? समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में, अपने शासनकाल में किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया था, किसी भी युद्ध को इन्होंने हारा नहीं था, और इसी वजह से इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन फ्रांस का था, और नेपोलियन से तुलना इसलिए की जाती है कि नेपोलियन ने भी कोई युद्ध नहीं हारा था, तो नेपोलियन से इसकी तुलना इसलिए की जाती है कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में किसी युद्ध में हार का सामना नहीं किया था, हार का मुंह नहीं देखा था, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 2 पॉइंट और आप यहाँ से याद रखेंगे कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? ये आर्थर विंसेंट स्मिथ, ठीक है, आर्थर विंसेंट स्मिथ के द्वारा जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बुक कौन सी लिखी थी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में जो है इनको नाम दिया है, नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को दी है। अब यहाँ से समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन समुद्रगुप्त के बाद में शासक कौन आता है? जनरली हम चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन समुद्रगुप्त के बाद में एक शासक का नाम आता है रामगुप्त। अब एक 5 मिनट मुझे दीजिएगा कि मैं रामगुप्त के बारे में थोड़ा सा आपको बता सकूं, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के बारे में बाद में आएंगे, पहले रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में देख लेते हैं कि रामगुप्त क्या था। तो जनरली क्या हुआ था कि समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त शासक बनता है, ठीक है, रामगुप्त शासक बनता है, और रामगुप्त के समय में शकों का आक्रमण होता है। शक जो है रामगुप्त के राज्य पर आक्रमण करते हैं, और वह शकों के आक्रमण से क्या हो जाता है? भयभीत हो जाता है, और उसे ऐसा लगता है कि वह शकों का सामना नहीं कर पाएगा। रामगुप्त की एक पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुव देवी, ठीक है। आपने बहुत सारी, अगर आपने थोड़ी सी कह सकते हैं कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जो पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की होती हैं, वो अगर आपने पढ़ी होंगी तो आपको पता चलेगा। बाकी जो आप फैक्चुअल बुक्स पढ़ते हैं उनमें बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनमें आपको इसका नाम नहीं पता चलेगा। तो समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त आता है। रामगुप्त के समय में शकों का आक्रमण होता है। शकों के आक्रमण को वह जो है झेल नहीं पाता, या उसको ऐसा लगता है कि मुझे इनसे कह सकते हैं संधि करते हुए शांति स्थापित करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं इनका सामना नहीं कर सकता हूँ। तो शांति स्थापित करने के लिए उसने क्या किया? अपनी ध्रुव देवी को शकों को सौंप दिया, ठीक है। अपनी पत्नी ध्रुव देवी को किसको सौंप दिया? शकों को सौंप दिया। इस बात से चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ये नाराज हो गए, या इनको धक्का लगा, इनको अच्छा नहीं लगा।
रामगुप्त शकों के सामने झुका, उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंप दिया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने क्या किया, उसने शकों से आक्रमण किया, ठीक है, यानी शकों से उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसके अलावा जो शकों के पास रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, उसको छुड़ा करके लाए और उसे पत्नी के रूप में रखा, मतलब उससे शादी कर ली ध्रुव देवी से, और रामगुप्त को सिंहासन से उतार करके खुद जो है गुप्त वंश के शासक बने। इतनी एक छोटी सी कहानी है, ये आपको पता होनी चाहिए। बीच में कहीं ना कहीं लिंक टूट जाता है इसका, तो वो थोड़ी सी चीज़ों को क्रम में लगाने में हमें अव्यवस्था होती है, ठीक है। तो इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415, यहाँ से आप देखेंगे 335 से 375, 335 से 375 तक समुद्रगुप्त, और 375 के बाद में डायरेक्ट, यानी जैसे ही समुद्रगुप्त का शासन समाप्त होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बीच में हम इस चीज़ को इसलिए भूल जाते हैं कि आपने देखेंगे यहाँ समयावधि, आप 375 में समुद्रगुप्त का शासन समाप्त और 375 से ही चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शासन का इनका जो है समय काल स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रामगुप्त को हम बीच में भूल जाते हैं। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थी ये सारी घटनाएं, बहुत छोटे से समय के लिए सारी घटनाएं थी, तो इनके बारे में हमें जानना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, ये शासक बनते हैं। इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि ली थी। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। कुमारगुप्त के बाद में आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इस गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक था। स्कंदगुप्त इस गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक था। इन्हीं के समय में, यानी स्कंदगुप्त के समय में ही हूणों का आक्रमण हुआ था। हूणों का आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? क्रमादित्य की, ठीक है। वैसे भी अगर देखा जाए, आपकी एक दिवसीय परीक्षा होती है जो उनमें सर्वाधिक प्रश्न दो ही शासकों से पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक आपका समुद्रगुप्त और दूसरा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। तो एक क्रम आपको समझ में आया कि गुप्त साम्राज्य की जो कह सकते हैं हम शासकों का क्रम था, किस तरीके से किस शासक के बाद में कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, वो सारी चीज़ें आपकी समझ में आई। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अब समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल में पढ़ना, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हमने यहाँ दो तीन चीज़ें यहाँ देख ही ली हैं, जैसे पराक्रमांक की इन्होंने उपाधि धारण की थी, श्री विक्रम की उपाधि। इसके अलावा इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, इसमें इनको भारत का नेपोलियन कहा गया था। अब इसके बाद में जो समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई अन्य जानकारियां हैं उनको देखते हैं। जैसे इसको लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। लिच्छवी दौहित्र, इस शब्द का मतलब क्या है? लिच्छवी कन्या से उत्पन्न, ठीक है। और ये अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता था समुद्रगुप्त जब इसको लिच्छवी दौहित्र कह करके पुकारा जाता था। लिच्छवी दौहित्र की उपाधि ली थी। लिच्छवी दौहित्र का मतलब है लिच्छवी कन्या से उत्पन्न व्यक्ति, ठीक है। तो लिच्छवी दौहित्र, इसके अलावा सर्व राज्योच्छेता, ये उपाधियां भी समुद्रगुप्त ने धारण करी थी। समुद्रगुप्त ने जितनी युद्ध लड़े थे और उनमें विजय प्राप्त करी थी, उन विजयों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है हमको? कौन सी सोर्स है उसकी? स्रोत क्या है? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख, या जिसको हम इलाहाबाद प्रशस्ति लेख भी कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख, जिसकी रचना किसने की थी? हरिशेण ने, ठीक है। हरिशेण द्वारा रचित प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है, उसकी विजयों का उल्लेख किया गया है। और एक और प्रश्न आता है इंपोर्टेंट कि जो प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है, ये किस शैली में लिखा गया है या किस शैली में इसकी रचना हुई है? तो चंपू शैली में, चंपू, ठीक है, चंपू शैली में जो है इसकी रचना हुई है। इतनी सारी यहाँ से जानकारी। अब समुद्रगुप्त ने जो जो क्षेत्र जीते थे, जिन जिन क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त के द्वारा विजय प्राप्त की गई थी, उन सभी क्षेत्रों को जनरली हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। 5 कह सकते हैं भागों में उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? समुद्रगुप्त के द्वारा विजित क्षेत्र 5 समूहों में इसको बांटा जाता है। पहला है गंगा यमुना दोआब, सीमावर्ती राज्य, आटविक राज्य, दक्षिणापथ और शक एवं कुषाण। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। गंगा यमुना दोआब का मतलब है गंगा और यमुना नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, और वहाँ पर जो क्षेत्र थे या यहाँ पर जो शासक राज्य करते थे, उन क्षेत्रों को भी
समुद्रगुप्त के द्वारा विजित किया गया था, जीता गया था। तो पहला भाग ये हो गया। दूसरा भाग आपका आता है सीमावर्ती राज्य, यानी समुद्रगुप्त का जो शासन था उसके आसपास के जो सीमावर्ती, उसकी सीमा से लगे हुए जो भी राज्य थे उनको भी समुद्रगुप्त ने जीता था। जिनमें से कौन कौन से राज्य प्रमुख थे? समतट। समतट को वर्तमान रूप में हम बंगाल के क्षेत्र के रूप में जानते हैं, यानी समतट उस समय पर इसका नाम था। आज जो बंगाल का क्षेत्र है वो समतट कहलाता था। तो समतट हो गया। डवाक और कामरूप, ये दोनों ही स्थान जो है वर्तमान में असम से रिलेट किए जाते हैं। कामरूप तो असम का पुराना नाम है ही, और असम से ही जुड़ा हुआ एक इलाका हुआ करता था उस समय पर डवाक। तो डवाक और कामरूप, ठीक है। इसके अलावा कर्तपुर, कर्तपुर जो था ये वर्तमान में इसको पंजाब से रिलेट कर सकते हैं, और नेपाल, ये इसके सीमावर्ती राज्य थे। ये दूसरे भाग में आते हैं, इन पर भी इसने विजय प्राप्त करी थी। इसके बाद में तीसरे भाग में आता है आपका आटविक राज्य। आटविक राज्य का मतलब है, एक तरह से इसको हम शुद्ध भाषा में इसको अगर हम ट्रांसलेट करें, एक सामान्य समझने की दृष्टि से इसको देखें तो जंगली क्षेत्रों में पड़ने वाले राज्य। आटविक राज्य का मतलब है जंगली राज्य, या जंगली क्षेत्र में जो राज्य बने हुए थे उनको भी समुद्रगुप्त ने जीता था। और आटविक राज्यों में जो अगर इसकी सीमा का अगर हम निर्धारण करें कि कहाँ से कहाँ तक थे, तो अगर उत्तर प्रदेश के जौनपुर, ठीक है, जौनपुर नहीं सॉरी गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के और मध्य प्रदेश के जबलपुर तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर तक, इस पूरे बीच के क्षेत्र में जो भी जंगली या जंगलों से घिरे हुए या वनों से घिरे हुए जो राज्य थे, क्षेत्र थे, वो आटविक राज्यों की श्रेणी में आते थे, उन्हें भी समुद्रगुप्त ने विजित किया था। इसके बाद में दक्षिणापथ, साउथ के कुछ राज्य हुआ करते थे वो दक्षिणापथ में, ठीक है, और शक और कुषाण, ठीक है, शक और कुषाणों से रिलेटेड जो क्षेत्र थे उनको भी समुद्रगुप्त ने विजित किया था। तो ये 5 भागों में इसके विजित क्षेत्रों को बांटा जाता है, इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब इसके बाद में, वैसे मैं इसका जो है लेकर के इसका PDF बना करके बोर्ड की जो स्लाइड है ये मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, फिर भी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। जिस प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, उस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की आर्यावर्त विजय को, आर्यावर्त पर जब समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त करी थी, तो इस विजय को प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति में क्या कहा गया है? इसको कहा गया है आर्यावर्त राज्य प्रशबोद्धरण, ठीक है, याद रखेंगे, आर्यावर्त राज्य प्रशबोद्धरण, ठीक है, इसको कहा गया है। अब कुछ, जैसे किसी भी शासक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, किसी भी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जनरली कैसे प्रश्न बनते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर राजा का समकालीन शासक कौन था, उसके समय पे फलां जगह पर कौन सा राजा राज्य करता था, किस राजा का शासन चल रहा था। तो समकालीन शासकों से जुड़े हुए प्रश्न भी आपसे एक दिवसीय परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमको ये जानना आवश्यक है कि समुद्रगुप्त के समकालीन शासक कौन कौन से थे। तो समुद्रगुप्त का समकालीन कुषाण शासक, जो कुषाण वंश से रिलेटेड था, वो क्या था? केदार कुषाण, ठीक है। समुद्रगुप्त का समकालीन शक शासक कौन था? तो शक शासक था रुद्रसिंह तृतीय। और समकालीन सिंहल शासक, सिंहल शासक का मतलब है श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका को सिंहल द्वीप कहा जाता था। तो समुद्रगुप्त का समकालीन सिंहल शासक कौन था? वो था मेघवर्मन, ठीक है। और मेघवर्मन के समय में एक विशेष बात कही जाती है कि मेघवर्मन ने गया कहाँ पे है? बिहार में। मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनाना चाहता था गया में, ठीक है। सिंघल से आकर के क्या करना चाहता था? गया में बुद्ध का मंदिर बनाना चाहता था। और बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए एक अनुमति की आवश्यकता थी समुद्रगुप्त की। तो इसकी अनुमति लेने के लिए इसने सिंघल द्वीप से क्या भेजा था? एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, और इसको अनुमति भी प्राप्त हो गई थी, ठीक है। तो मेघवर्मन जो कि सिंघल का शासक था, समुद्रगुप्त का समकालीन शासक था, इसने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त के दरबार में एक दूत को भेजा था, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में आपको ये चीज़ तो कम से कम पता होगी कि समुद्रगुप्त वीणा बहुत अच्छा बजाता था, वीणा प्रेमी था, संगीत के प्रति उसकी विशेष रुचि थी। और वीणा प्रेम का एक साधारण सा जो है साक्ष्य आप देख सकते हैं, जब भी समुद्रगुप्त की मुद्राओं के बारे में हम पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो कई सिक्कों पर, कई मुद्राओं पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए जो आकृति है उसकी, वो सिक्कों पर अंकित की गई है। तो इससे उसके वीणा प्रेम के बारे में पता चलता है। समुद्रगुप्त वीणा प्रेमी था। इसके अलावा उसने, क्योंकि संगीत में रुचि रखता था, तो इसने कविराज की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। वीणा बजाता था, वीणा से प्रेम था, और कविराज की उपाधि धारण की थी। इसके दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु रहते थे। बौद्ध विद्वान वसुबंधु, आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध विद्वान वसुबंधु किस
राजा के दरबार को सुशोभित करते थे, समुद्रगुप्त के दरबार को सुशोभित करते थे। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद में समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जो है ऐसा हमको पता चलता है जब हम बिग बुक्स पढ़ते हैं या इतिहास की कोई भी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो समुद्रगुप्त के द्वारा 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। इसके बारे में जैसे इसकी सामाजिक व्यवस्था, कृषि से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस टाइम का, तो वो जैसे हम दूसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे जिसमें हम विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे, तो उसी कह सकते हैं पार्ट के साथ में इसकी जो बाकी चीज़ें हैं उसमें मैं ऐड कर दूंगा। आप ये कतई मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ पर केवल समुद्रगुप्त के बारे में बताया है और बाकी का जो गुप्त वंश की जो प्रमुख जानकारी है, गुप्त वंश से रिलेटेड जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, उसके बारे में कहाँ से हमको पता चलेगा। तो जैसे ही हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे या दूसरा वीडियो जब भी मैं इसका रिकॉर्ड करूंगा विक्रमादित्य के बारे में, तो उसी में मैं वो सारी चीज़ें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में हम बात कर रहे हैं। 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं समुद्रगुप्त के द्वारा जारी की गई थी। वो 6 प्रकार की समुद्र मुद्राओं को, स्वर्ण मुद्राओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गरुड़ प्रकार की मुद्राएं, धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं, परशु प्रकार की मुद्राएं, अश्वमेघ प्रकार की मुद्राएं, व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्राएं और वीणा वादन प्रकार की मुद्राएं। ये 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं समुद्रगुप्त के समय में जारी की गई थी। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। जैसे जो गरुड़ प्रकार की मुद्राएं हैं, तो जैसे कोई सिक्का होता है या मुद्रा होता है, उसके 2 पहलू होते हैं, एक पृष्ठ भाग और एक उसका मुख भाग जो होता है, यानी उसका फ्रंट और पीछे वाला हिस्सा, यानी हेड टेल जिसको हम कहते हैं। तो उसके मुख भाग पर यानी हेड भाग पर गरुड़ ध्वज बना हुआ है और पृष्ठ भाग पर पराक्रमः, जो ये शब्द जो लिख रहा है ना आपका पराक्रमः, यह उपाधि जो है अंकित है गरुड़ प्रकार की मुद्राओं पर। धनुर्धारी प्रकार की मुद्राओं में क्या है कि पृष्ठ भाग पर अप्रीतरतः यह उपाधि अंकित है और मुख पृष्ठ पर जो धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं हैं उसके मुख पृष्ठ पर राजा को धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है। इसके बाद में परशु प्रकार की मुद्राएं, इसमें राजा को परशु या फरसा जो होता है उसको लेकर के इस पर जो है आकृति बनी हुई है। अश्वमेघ प्रकार की मुद्राओं से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वमेघ यज्ञ किया था तभी तो उसी के उपलक्ष्य में उसने अश्वमेघ प्रकार की मुद्राएं जारी की थी। तो अश्वमेघ प्रकार की मुद्राओं के मुख पृष्ठ पर घोड़ा है। आपको पता होगा कि अश्वमेघ प्रकार जो अश्वमेघ यज्ञ होता है उसमें क्या किया जाता है, वो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन या शौर्य प्रदर्शन का यज्ञ होता है। उसमें अपनी पावर दिखाई जाती है, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है, जैसे आपने रामायण वगैरह में देखा होगा, अश्वमेघ यज्ञ के बारे में पढ़ा होगा। तो वो घोड़ा जहाँ जहाँ जिस राज्य से होकर के निकलता है उसको जो रोकता है, उसका मतलब है वो अश्वमेघ करने वाले राजा से युद्ध करना चाहता है, और जो उसको नहीं रोकता है उसका तात्पर्य यह है कि उन राज्यों ने, जिन जिन राज्यों से होकर के घोड़ा गुजर रहा है, इनका मतलब है अगर वो उसको नहीं रोक रहे हैं तो इसका तात्पर्य हम क्या लगा सकते हैं कि वे राज्य बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उस अश्वमेघ करने वाले राजा के अधीन हैं, या उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है, या फिर वे उसी की छत्र छाया में रह करके अपना राज्य चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो अश्वमेघ प्रकार की मुद्राएं, सामान्य सी बात है कि जब अश्वमेघ यज्ञ किया होगा तभी ये जारी की गई होंगी। तो इसके मुख भाग पर घोड़ा छपा हुआ है और पृष्ठ भाग पर दत्त देवी की आकृति जो है वो बनी हुई है। व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्राएं, व्याघ्र का इसका मतलब आप शेर समझ सकते हैं, तो राजा को या फिर समुद्रगुप्त को ऐसा कह सकते हैं, वो शेर से लड़ते हुए दिखाया गया है व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्राओं पे। वीणा वादन प्रकार की मुद्राओं में आपको कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, समुद्रगुप्त को जो है बैठे हुए वीणा हाथ में लिए हुए या वीणा बजाते हुए इन मुद्राओं पर दिखाया गया है। तो कैसा लगा आज का क्लास, कैसी रही आपकी आज की ये जो 30 या 40 मिनट्स हैं, 30 मिनट का ही वीडियो होगा, मुझे नहीं पता कितना मिनट का रिकॉर्ड हो गया है, तो 30 मिनट ये आपकी कैसी रही ज़रूर बताइएगा। और आपसे कुछ क्या मतलब एक ही चीज़ की तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे क्या करता हूँ कि अपना फीडबैक, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, और आपसे कुछ नहीं कहना है मुझे। ठीक है, बाकी की जो मैं 3 शब्द बोलने वाला उसको नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा, हर वीडियो में मैंने आपसे यही कहा है कि अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दें। उससे क्या होता है, फीडबैक, देखिए हर चीज़ में फीडबैक ज़रूरी होती है, फीडबैक का एक अपना ही रोल होता है हर चीज़ में। जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं आपके लिए कंटेंट दे रहा हूँ, तो फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप, तो फीडबैक ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव फीडबैक अगर आपकी है तो वो भी दीजिए। पॉजिटिव फीडबैक से एक कह सकते हैं अच्छा लगता है और काम करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन आता है कि लोग पसंद कर रहे हैं तो इस काम को हमें आगे करना चाहिए। लोगों को अच्छा लग रहा है, किसी को लाभ मिल रहा है तो हमको इसको और आगे लेकर के जाना चाहिए और बढ़िया तरीके से मेहनत करनी चाहिए।
और अगर नेगेटिव फीडबैक आती है, कोई नकारात्मक विचार आपके हैं इस कंटेंट को लेकर के, इस क्लास को लेकर के, आपको लगता है यहाँ पर कुछ कमी है और इसको सुधारा जाना चाहिए, हमेशा से कहता हूँ आदमी को एक लर्नर बने रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपनी कमियों पर ध्यान देते रहना चाहिए। हम कहाँ गलती कर रहे हैं, किस प्रकार की गलती कर रहे हैं, उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आपकी नेगेटिव फीडबैक होगी तो उससे मुझे मेरी गलतियों के बारे में पता चलेगा, मुझे मेरी कमियों के बारे में पता चलेगा और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में उन सारी गलतियों को मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।